आर डिस्कसिंग अबाउट द डबल एंट्री सिस्टम। आज हम लोग क्या देखेंगे? डबल एंट्री सिस्टम के बारे में कि डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है। डबल एंट्री सिस्टम इज एन अकाउंटिंग मैथड दैट रिकॉर्ड्स इट्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विद इक्वल एंड अपोजिट एंट्री। देयर आर की कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट एंड स्टेप्स। इसमें हम क्या देखेंगे? इसके डिफिनेशन के बारे में देखेंगे कि डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, और डबल एंट्री सिस्टम के की कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट एंड स्टेप्स को भी हम वन बाय वन यहाँ पे देखेंगे। देखिए, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? बेसिकली ये वन ट्रांजैक्शन जो होता है उसके टू साइड इफेक्ट्स को बताता है कि एक कोई ट्रांजैक्शन होता है तो वो ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है कि या तो परचेजिंग हो या फिर सेलिंग हो। देखिए, यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम में हम क्या करेंगे? एक ट्रांजैक्शन को लेंगे और ट्रांजैक्शन के का मतलब ये होता है या तो परचेजिंग हो या फिर यहाँ पे सेलिंग हो। और परचेजिंग और सेलिंग के ही सेंस में एक ट्रांजैक्शन जब होगा तो यहाँ पे मेनली टू पार्टीज़ इफेक्टेड होगी, फर्स्ट पार्टी एंड सेकंड पार्टी। तो यही कॉन्सेप्ट बताता है हमें डबल एंट्री सिस्टम कि डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन को वन टाइम में कम से कम मिनिमम टू पार्टीज़ इफेक्टेड होंगी ही होंगी। तो इसी को हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। यानी डबल एंट्री सिस्टम में एक पार्टी लेने वाला होगा या दूसरा देने वाला होगा, एक रिसीवर होगा दूसरा गिवर होगा। तो इस कंडीशन को ही हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। अब डबल एंट्री सिस्टम में इसके हम कॉन्सेप्ट को देखते हैं, ऑब्जेक्ट एंड स्टेप्स को देखते हैं। कॉन्सेप्ट देखिए, एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ एट लीस्ट टू अकाउंट इफेक्टेड। डबल एंट्री सिस्टम ये कहता है कि एवरी ट्रांजैक्शन एट लीस्ट इफेक्ट टू अकाउंट। जब एक पर ट्रांजैक्शन, अभी हमने पहले बताया ना कि जो भी ट्रांजैक्शंस हमारे होंगे वो कितने अकाउंट्स को इफेक्टेड करेंगे? मिनिमम टू अकाउंट्स को इफेक्टेड करेंगे। यहाँ पे दिया ना, मिनिमम टू अकाउंट्स को इफेक्टेड करेंगे। द अकाउंटिंग इक्वेशन, और इसीलिए एक अकाउंटिंग इक्वेशन बनता है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी मस्ट ऑलवेज बैलेंस। ये बैलेंस में होना चाहिए। जैसे देखिए, हम एक क्या करते हैं, एक हम बैलेंस शीट बनाते हैं और बैलेंस शीट के फॉर्मेट में इस साइड आपकी लायबिलिटी होती है और इस साइड में आपका एसेट्स होता है। तो यही ये बताया जा रहा है, अकाउंटिंग इक्वेशन ये कहता है कि एसेट्स और लायबिलिटी, इस साइड एसेट्स है और लायबिलिटी है, ये मस्ट बी ऑलवेज बैलेंस, ये हमेशा बैलेंस में होना चाहिए। और लायबिलिटी के ही साइड में हम लिखते हैं कैपिटल। यहाँ पे लिखा गया है ना इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है ओनर्स कैपिटल, तो कैपिटल कहिए या आप ये भी कह सकते हैं एसेट्स इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला ये भी आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज, या फिर आप एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर कैपिटल, ये फॉर्मूला होता है। आगे हम देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है। अकाउंट्स बेसिक एलिमेंट वेयर ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, एक्सप्लेन इंक्लूड एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी, रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। ऑब्जेक्ट होता है बेसिकली इसका डबल एंट्री सिस्टम का कि ये हमें एलिमेंट्स को बताएं और ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, जिससे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया गया है वो सारे एलिमेंट को एक्सप्लेन करें। और वो एलिमेंट्स कौन से हैं? एसेट्स को एक्सप्लेन किया जाएगा, लायबिलिटी को एक्सप्लेन किया जाएगा, इक्विटी को, रिवेन्यूज़ एंड एक्सपेंसेस को। तो डबल एंट्री सिस्टम ये बताता है कि अकाउंट्स क्या है, बेसिक एलिमेंट है, जो भी ट्रांजैक्शन में आते हैं उनको भी एक्सप्लेनेशन हमें करना होता है। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। स्टेप्स क्या है? जब डबल एंट्री सिस्टम में सबसे पहले हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो अकाउंटिंग का स्टेप था पहला, सबसे पहले एक बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा और बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। तो वैसे ही डबल एंट्री सिस्टम भी अकाउंटिंग के ही पार्ट है। तो डबल एंट्री सिस्टम ये कहता है कि आइडेंटिफाई करिए। अब आइडेंटिफाई हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई ऐसे ट्रांजैक्शन को करेंगे जो फाइनेंशियल नेचर के हों। सबसे पहला स्टेप मेरा डबल एंट्री सिस्टम में भी आइडेंटिफाई करना होगा। आइडेंटिफाई मतलब हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम पहचान करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? हम पहचान करेंगे। किस चीज़ की पहचान करेंगे? कि जो भी फाइनेंशियल इवेंट हो रहे हैं या ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो फाइनेंशियल नेचर के हों। जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो फाइनेंशियल नेचर के हों। अदरवाइज़ अगर सिर्फ विदाउट फाइनेंशियल नेचर के हैं तो उसे हम डबल एंट्री सिस्टम में कंसीडर ही नहीं करेंगे। आइडेंटिफाई करने का यही मेरा मेन मोटो होता है कि हम उसमें
फाइनेंशियल कैरेक्टर की ट्रांजैक्शन को ही इंक्लूड करेंगे। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी कि या तो पैसे का इनफ्लो हो रहा हो या पैसे का आउटफ्लो हो रहा हो, यानी पैसा या तो आ रहा हो या फिर पैसा जा रहा हो, तो उस तरह के ट्रांजैक्शन को हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे। सेकेंड स्टेप हमारा होगा एनालाइज अकाउंट्स, फिर डिटरमाइन विच अकाउंट आर अफेक्टेड। अब इसमें हमने पहले पहचान लिया कि कौन सा आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल नेचर का है या नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे कि इससे कौन कौन से अकाउंट इफेक्टेड हो रहे हैं। अफेक्टेड हो सकते हैं वो एसेट्स भी हो सकते हैं, लाइबिलिटी भी हो सकती है और इक्विटी भी हो सकती है। तो ये हमारा एनालिसिस का हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे अप्लाइंग डेबिट एंड क्रेडिट रूल, और उसके बाद थर्ड स्टेप हमारा होता है कि हम अप्लाई करेंगे कि डेबिट एंड क्रेडिट का रूल क्या हमारा कहता है। डेबिट इंक्रीज एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, अगर एसेट्स हमारा और एक्सपेंसेस ये इंक्रीज़ कर रहा है तो उसे हम डेबिट करते हैं। यानी एसेट्स अगर हमारा बढ़ रहा हो या फिर हमारा एक्सपेंसेस बढ़ रहा हो तो उस कंडीशन को में हम एसेट्स को और एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं। बट डिक्रीज लाइबिलिटी एंड रेवेन्यू, और अगर डिक्रीज़ कर रही है हमारी लाइबिलिटी और रेवेन्यू को तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो ये अकाउंटिंग डेबिट एंड क्रेडिट का रूल है कि हम क्या करेंगे, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे अगर वो इंक्रीज़ कर रहा है, और लाइबिलिटी एंड रेवेन्यू को हम क्रेडिट करेंगे यदि वो डिक्रीज़ कर रहा हो। नेक्स्ट देखेंगे रिकॉर्ड इन जनरल। अब हमने क्या किया, डेबिट और क्रेडिट का रूल भी अप्लाई कर लिया, तो हमारा अगला स्टेप होगा रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड इन अ जनरल, एक बुक हमारे पास होती है जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। जनरल को हम क्या कहते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। तो इस बुक में हम सबसे पहले रिकॉर्डिंग का काम करेंगे। रिकॉर्डिंग इन द सेंस ऑफ राइटिंग, लिखने का काम करेंगे। डॉक्यूमेंट द ट्रांजैक्शन इन जनरल विथ डेबिट एंड क्रेडिट। अब इसमें क्या करेंगे, डेबिट और क्रेडिट करेंगे। जो भी ट्रांजैक्शन होंगे, ट्रांजैक्शन या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा। तो रिकॉर्डिंग ऑफ जनरल में हम रिकॉर्डिंग का काम करेंगे। जनरल हमने कर लिया। अब उसके बाद हमारा आता है अगला स्टेप पोस्टिंग टू लेजर। अब इसमें हम पोस्टिंग करेंगे, यानी कि ट्रांसफर जनरल एंट्री टू द रिस्पेक्टिव अकाउंट। अब क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे। लेजर कैसे बनता है, अकॉर्डिंग टू नेचर एंड अकॉर्डिंग टू वर्क हम क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे। जनरल में हमने सारी चीज़ों को लिख लिया था एक ही जगह, आइदर वो परचेज हो, सेल्स हो या रिटर्न हो या फिर कोई पैसा कैश में हमने रिसीव किया हो। बट यहाँ पे पोस्ट टू लेजर में क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू नेचर, यानी अकॉर्डिंग टू नेचर यानी कि परचेज है तो परचेज के प्लेस पे उसे रखेंगे, और अगर सेल्स है तो उसे सेल्स के प्लेस पे रखेंगे। तो इसी को हम कहते हैं पोस्टेड टू लेजर। लेजर भी एक तरह का रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। ये है ट्रांसफ़र जनरल से ही बनाया जाता है, यानी जनरल की जो एंट्रियाँ हैं उसी से हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा है पोस्टेड टू लेजर हो गया है। यहाँ नेक्स्ट स्टेप हमारा है ट्रायल बैलेंस बनाना। अब अगला स्टेप हमारा होता है ट्रायल बैलेंस बना, वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब यहाँ पे हम ये चेक करते हैं कि जो भी हमने लेजर बनाया है उसमें डेबिट और क्रेडिट में पोस्टिंग की है तो पोस्टिंग हमारी एक्यूरेट हुई है कि नहीं। तो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, एक्यूरेसी को वेरीफाई करता है ट्रायल बैलेंस, इसलिए कहा गया है वेरीफाई द इक्वलिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट की इक्वलिटी को वेरीफाई करने का काम ट्रायल बैलेंस में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है एडजस्टमेंट एंट्री। अब हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस से ही हम बनाते हैं बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस से हमारा क्या बनता है, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं, इसको BS पे लिख देते हैं बैलेंस शीट। मेक एनी नेसेसरी एडजस्टमेंट फॉर इसमें क्या करते हैं, मेक एनी नेसेसरी एडजस्टमेंट। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटी आपको बताई गई है कि एक साइड में लाइबिलिटी होगी और दूसरी साइड में एसेट्स होगा। तो उससे रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट होगा, मेक एनी नेसेसरी एडजस्टमेंट। अगर कोई और भी नेसेसरी एडजस्टमेंट है, एक्रूड आर डिफर्ड आइटम। अब देखिए एक्रूड आर डिफर्ड आइटम का क्या मतलब होता है। एक्रूड यानी कि आपका बाकी रह गया है कुछ पैसा, और या फिर डिफर्ड आइटम है कोई चीज़ ऐसी भी होती है जो बैलेंस शीट हमने बनाया ईयर के लास्ट में। हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, और बैलेंस शीट हमारी 31 मार्च को बनाई जाती है। अब हमने बैलेंस शीट बना लिया, और बैलेंस शीट 31 मार्च को बताने के बाद हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पता चलती हैं। कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है जो हुआ, थोड़ा डिले हो गया,
लेकिन है वो इसी ईयर का जिस ईयर का हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ एडजस्टमेंट करने होते हैं। इसी को हम बोलते हैं, इसी को हम सही करते हैं कैसे, एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू। बैलेंस शीट में ही एडजस्टमेंट एंट्री की जाती है। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, जो चीज़ें बैलेंस शीट बनाने के बाद हमें पता चलती हैं लेकिन है वो उसी फाइनेंशियल ईयर का जिस ईयर हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो उसके लिए हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है। एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए ही हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट फॉर। अब क्या होता है, एक्रूड है या डिफर्ड है आइटम, तो उस चीज़ के लिए हम एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं अपने बैलेंस शीट में। नेक्स्ट हमारा स्टेप है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जनरेट स्टेटमेंट लाइक द बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट। अब बैलेंस शीट हम बनाने के बाद फिर इनकम और स्टेटमेंट भी बनाते हैं। यहाँ पहले हमने एडजस्टमेंट कर लिया, एडजस्टमेंट के बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम बैलेंस शीट बनाते हैं और इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। आगे क्लास में हम लोग बैलेंस शीट बनाना भी देखेंगे कि बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। क्लोजिंग एंट्री। अब अगला स्टेप हमारा होता है क्लोजिंग एंट्री। तो क्लोजिंग एंट्री में हम क्या करते हैं, क्लोज टेम्पररी अकाउंट। हम क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं जो टेम्पररी अकाउंट होते हैं, लाइक रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड में हम क्लोजिंग एंट्री करते हैं और क्लोजिंग एंट्री में हम रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स होते हैं या एक्सपेंसेस से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनको हम क्लोज करने का काम करते हैं। अब आइए एक बार और हम देखते हैं डबल एंट्री सिस्टम के बारे में, थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन बढ़िया से हो जाए डिटेल में। द डबल एंट्री सिस्टम इज अ फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल दैट इंश्योर एक्यूरेट एंड रिलायबल फाइनेंशियल रिकॉर्ड। डबल एंट्री सिस्टम क्या बताता है, ये डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है प्रिंसिपल को, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को, जो कि इंश्योर करता है कि एक्यूरेट हमारे जो भी डेटाज हमने लिए हैं, जो भी हमने रिकॉर्ड मेंटेन किया है वो एक्यूरेट है और रिलायबल है। एक्यूरेट है, सही है और रिलायबल है, यानी इस पर विश्वास किया जा सकता है, इस पर फेथ किया जा सकता है जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है। एक ऐसा किस लिए क्यों होता है, डबल एंट्री सिस्टम के कारण होता है। डबल एंट्री सिस्टम एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो कि एक्यूरेसी को बताता है। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट दैट एवरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हैज़ टू इक्वल एंड अपोजिट इफेक्ट। ये डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है, ये किस बेस पे है, ये कॉन्सेप्ट बताता है कि एवरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, प्रत्येक जो है फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन है वो टू इक्वल एंड अपोजिट इफेक्ट रखता है, वो टू इक्वल एंड अपोजिट इफेक्ट रहता है। यानी अगर कोई भी ट्रांजेक्शन वन टाइम में डेबिट होगा तो उसी समय में दूसरी तरफ को क्या होगा, क्रेडिट भी होगा। यानी अगर रिसीवर और गिवर दो लोग हैं तो रिसीवर अगर डेबिट हो रहा है तो गिवर क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो यानी एक ही ट्रांजैक्शन है लेकिन उससे क्या होगा, रिसीवर और गिवर दो लोग इफेक्टेड हो रहे हैं और एक पार्टी जो है वो डेबिट हो रहा है तो दूसरा पार्टी क्रेडिट हो रहा है। यही बताता है हमारा डबल एंट्री सिस्टम। इन दिस सिस्टम इस ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व एटलीस्ट टू अकाउंट। ये कहता है कि एक समय में इस ट्रांजैक्शन पर ट्रांजैक्शन, अगर एक सिंगल ट्रांजैक्शन है तो एटलीस्ट टू अकाउंट, इसमें क्या होगा, एटलीस्ट टू अकाउंट इफेक्टेड होंगे। वन अकाउंट रिसीव्ड अ डेबिट एंट्री एंड रिप्रेजेंट एन इंक्रीज एंड अनदर अकाउंट रिसीवर। वन ऑफ द की बेनिफिट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। अब हम देखते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम के की बेनिफिट्स क्या हैं। डबल एंट्री सिस्टम की की बेनिफिट, डबल एंट्री सिस्टम, इट इज़ द एबिलिटी टू प्रोवाइड अ कंप्लीट एंड बैलेंस व्यू ऑफ अ कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन। ये बताता है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को, कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंप्लीट है और बैलेंस वे में काम कर रही है। बाय रिकॉर्डिंग बोथ द सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ फंड इन enhance transparency and facilitate error detection। ये बताता है हमें डबल एंट्री सिस्टम के ही कारण क्या हम ये मानते चलते हैं कि जो भी हमारे रिकॉर्ड मेंटेन किए गए हैं वो ट्रांसपेरेंसी है उसके अंदर, यानी बिल्कुल कोई चीज़ें ऐसी नहीं है जो हिडन है, सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है।
एंड फैसिलिटेट करता है, जो कि एरर डिटेक्शन, और अगर कोई एरर है तो उस एरर को भी डिटेक्शन करने में यानी पहचानने में, उसे सॉर्ट आउट करने में ये हमारी हेल्प करता है। क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं और डबल एंट्री सिस्टम एक प्रिंसिपल बेस पे काम करता है, तो जो भी ट्रांसपेरेंसी है यहीं पे क्लियर हो जाती है। और अगर कोई उसके बाद भी कोई एरर रह जाता है तो तुरंत हमें एरर पता चल जाता है, और उस एरर को जब अगर आइडेंटिफाई हो गया तो हम उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इन एसेंस एवरी डेबिट मस्ट हैव करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। ये कह रहा है कि सारे जो भी डेबिट होते हैं वो करस्पॉन्डिंग क्रेडिट भी होते हैं। एक समय में एक ट्रांजैक्शन डेबिट होगा तो उसी समय वही ट्रांजैक्शन क्रेडिट भी होगा। इंश्योरिंग द बुक आर ऑलवेज बैलेंस, किस लिए कि हमारा जो बैलेंस शीट है वो बैलेंस वे बताए, डेबिट लायबिलिटी और एसेट्स क्या हो वो बैलेंस फॉर्म में रहे। द डबल एंट्री सिस्टम ऑल्सो प्ले ए क्रूशियल रोल in generating financial statement, including the balance sheet, income statement and cash flow statement। अब इसी के डबल एंट्री सिस्टम से ही हम क्या करते हैं, जनरेट करता है, एक क्रूशियल रोल हमारे बैलेंस शीट बनाने में प्ले करता है डबल एंट्री सिस्टम। जैसे हम बैलेंस शीट बना रहे हैं कि बैलेंस शीट बनाने में भी हमें डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है, इनकम स्टेटमेंट बनाने में भी हम फॉलो करते हैं, एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाते हैं तो भी हम फॉलो करते हैं। वन बाय वन हम ये सारी चीज़ें आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में बताएंगे कि बैलेंस शीट कैसे बनता है, इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है, एंड कैश फ्लो कैसे बनता है। दिस स्टेटमेंट ऑफर इंसाइट इनटू अ कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन। ये कंपनी की परफॉर्मेंस को बताता है, बैलेंस शीट हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस को बताता है एंड इसकी पोजीशन को बताता है। पोजीशन इन द सेंस कि हम प्रॉफिट में हैं या लॉस की कंडीशन में हैं। Additionally, the double entry system support the crucial basis of account where the revenue and expenses are recognized when earned are incurred। अगर कोई भी जो रेवेन्यू है वो या तो अर्न किया गया है या फिर एक्रूड है, अभी बाकी है अर्न करने से, रिगार्डलेस ऑफ व्हेन द कैश इज एक्सचेंज। दिस accrual accounting method provide a more accurate representation of the company's firm। अब देखिए एक्रूवल अकाउंटिंग क्या होता है। एक्रूवल का मतलब ये होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन हो गया है, कंप्लीट हो गया है, तो उसे हम अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड में मेंटेन कर लेते हैं। एक्रूवल बेसिस पे ही क्रेडिट सेल्स व परचेज होते हैं। तो ट्रांजैक्शन हुआ तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें तुरंत उसका पैसा क्या हो, रिसीव हो जाए। भाई एक्रूवल बेसिस पे हुआ है यानी कि क्रेडिट बेसिस पे, और इसका पैसा हमें आफ्टर 1 मंथ या आफ्टर 2 मंथ भी रिसीव हो सकता है। लेकिन जो ही ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया तो तुरंत हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसी पर्टिकुलर डे को रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और ये मान लेते हैं कि इन फ्यूचर हमें पैसा रिसीव होगा। तो ये भी डबल एंट्री सिस्टम एक्रूवल बेसिस को फॉलो करते हुए चलता है। ट्रांजैक्शन बेसिकली देखिए कैश बेसिस होता है और एक्रूवल बेसिस होता है। तो एक्रूवल में क्या है, तुरंत पैसा हमें रिसीव नहीं होता है, बट कैश बेसिस में हम पैसा तुरंत रिसीव कर लेते हैं। जो ही ट्रांजैक्शन हमने कंप्लीट किया पैसा हमें रिसीव हो जाता है, तो कैश बेसिस। बट एक्रूवल बेसिस क्या होता है, ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड बट मनी इज नॉट रिसीव्ड, तो इसको हम बोलते हैं एक्रूवल बेसिस। तो ये डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है और डबल एंट्री सिस्टम के डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेंसेस को देखा हमने, लायबिलिटी को देखा, और हमने डबल एंट्री सिस्टम के पूरे फॉर्मूलेस को देखा, कॉन्सेप्ट को समझा और उसके बेसिक एलिमेंट को देखा। थैंक यू।